आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक पक्का करने वाले हैं। ओके बच्चों, कितना आपका 10 अंक पक्का करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और जल्द से जल्द 10 अंक पक्का कर लीजिए। ओके, यानी कि सिर्फ आप लोग बस 5 टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका हम कह रहे हैं बच्चों 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के पूरा चांस है। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न लिए ना हर साल आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, यानी कि रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ओके, तो यदि आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट देखिए और अपना 10 अंक पक्का कर लीजिए। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का कि न्यूक्लियोटाइड के घटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, यानी कि आप लोगों का करना है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड के घटकों पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग डाल लेंगे यहाँ पे हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या हम लोग का है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, देखिए न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, यानी डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए क्या होते हैं बच्चों, तो जो डीएनए होते हैं ना वो कैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं का बना संयुक्त अणु है। ओके, यानी कि कितने अणुओं का बना संयुक्त है बच्चों, तो 3। ठीक है, यानी जो डीएनए आपका है ना, डीएनए जो अणु है वह 3 घटकों अणुओं का बना संयुक्त अणु है। ओके, कौन कौन से थोड़ा देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर। देखिए यानी कि फर्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि न्यूक्लियाइड देखो जी किसका बना होता है, तो पेंटोज शर्करा का बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार का बना होता है और आपका फास्फोरिक अम्ल, यानी कि इन तीनों से मिलकर आपका न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बारी बारी तीनों को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आप पेंटोज शर्करा को। ठीक है, देखिए इसमें यानी पेंटोज शर्करा में बात कर रहे हैं, इसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। ओके बच्चों, इसमें कितने परमाणु होते हैं, तो इसमें कुल 5 कार्बन परमाणु होते हैं। देखिए यहाँ पर रिंग की संरचना बनी हुई है, यानी कि हर एक देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक रिंग पर क्या हुआ आपका, देखिए रिंग है ना आपका, तो हर एक यहाँ पर देखिए बॉन्ड पे क्या लगा आपका, कार्बन लगे हुए हैं। देखिए बी पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर, डीएनए में पेंटोज शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ओके बच्चों, क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो डीएनए में क्या करते हैं, तो डीएनए में पेंटोज शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और आरएनए में इसे राइबोज शर्करा कहते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, यानी कि डीएनए में हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा को, तो डीएनए में पेंटोज शर्करा को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं और आरएनए में क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा को तो राइबोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग आगे थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। अब बी पॉइंट होगा, सी पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का सी पॉइंट है वो क्या कह रहा है, जब राइबोज शर्करा से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा का निर्माण होता है। यानी कि मैं बता दूं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये आपका राइबोज है। ठीक है, और देखिए राइबोज देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा संरचना राइबोज की बनी हुई है। ओके, अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से अगर ध्यान से देंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ से आपका ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आपका निकल गया है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन आपका हट गया है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है, तो यहाँ जो बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है आपका, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका वो होगा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, यानी कि जब आपका ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो राइबोज रहेगा, जब आपका ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा यानी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि जब राइबोज शर्करा से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, यानी कि इससे एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक को। देखिए तो नाइट्रोजन देखो क्षारक क्या होते हैं, इसमें युक्त कार्बन यौगिक होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ओके बच्चों, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, इसमें क्या होते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
देखिए सबसे पहले आप देखेंगे नाइट्रोजन क्षारक को यहाँ पर देखिए 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कौन सा श्रेणी आपका है, देखिए फर्स्ट आपका प्यूरिन, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका है, तो पिरीमिडीन, यानी कि फर्स्ट आपका है यहाँ पर प्यूरिन, दूसरा कौन सा आपका है, तो ये है आपका पिरीमिडीन। ओके, एक बात देखिए बच्चों ध्यान से, जो प्यूरिन होते हैं ना वो 2 रिंग होते हैं, यानी इसमें 2 रिंग पाया जाता है, और जो पिरीमिडीन होते हैं उसमें आपके सिंगल रिंग पाया जाता है। ओके, देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका एक रिंग यहाँ पर, एक रिंग यहाँ पर, इसमें 2 रिंग पाए जा रहे हैं प्यूरिन में। लेकिन अगर यहीं पर देखें पिरीमिडीन में तो इसमें देखिए केवल एक ही रिंग पाया जा रहा है। ओके, और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, इनमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 चक्र होते हैं। ओके बच्चों, प्यूरिन में क्या होते हैं, 2 चक्र बने होते हैं। कौन कौन से देखिए यहाँ पर, पहला आपका एडेनिन है, दूसरा कौन सा आपका है, गुआनिन है, ठीक है। यानी पहला आपका एडेनिन, दूसरा आपका गुआनिन है। ओके बच्चों, यानी कि प्यूरिन में क्या होते हैं, देखिए 2 कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने चक्र होते हैं। अगर यहीं पर हम लोग देखें अगर पिरीमिडीन में, तो इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल 1 चक्र होता है, ठीक है। कितने चक्र होते हैं बच्चों, तो केवल इसमें 1 चक्र होता है, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, आपको देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसमें थाइमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, थाइमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, और क्या बच्चों आपको यूरेसिल पाया जाता है आपका, ठीक है ना। ओके, और इसमें केवल एक ही रिंग पाया जाता है। ओके बच्चों, और थोड़ा कुछ देख लेते हैं यहाँ हम लोग। देखिए यानी कि यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो एडेनिन, देखिए एडेनिन यह डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है। ओके बच्चों, यानी कि एडेनिन कहाँ पाया जाता है, डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है। और वहीं बात करें गुआनिन की, तो गुआनिन जो होता है ना, यह भी डीएनए तथा आरएनए दोनों में ही पाया जाता है। यानी गुआनिन और आपका एडेनिन दोनों ही आपके, यानी एडेनिन गुआनिन दोनों ही आपके डीएनए में पाए जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे बात करें हम लोग, देखिए यहाँ पर साइटोसिन, यह भी दोनों में पाया जाता है। यानी साइटोसिन आपका, एडेनिन आपका, गुआनिन तीनों आपके डीएनए में और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। बट अगर बात करें हम लोग बच्चों थाइमिन की, ठीक है, इसको दर्शाते हैं टी से, तो यह केवल डीएनए में पाया जाता है। कौन बच्चों, तो थाइमिन, जो थाइमिन होता है वह केवल डीएनए में पाया जाता है। लेकिन अगर वही बात करें हम लोग यूरेसिल की, तो यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, तो आरएनए में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। यानी कि हम बात करें बच्चों यहाँ पर ध्यान देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, तो न्यूक्लियोटाइड के घटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकेंड प्रश्न को। देखिए हम लोग का जो सेकंड प्रश्न यहाँ पर है मोस्ट आईएमपी है बच्चों। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछा गया है, ये टॉपिक आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए यहाँ पर आपका जो टॉपिक है डीएनए आरएनए में अंतर। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका दिया है डीएनए, यहाँ पर दिया आपका है आरएनए। चलिए जल्दी से दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे बात करें हम लोग डीएनए के पहले, तो देखिए डीएनए में पहला पॉइंट अगर बात करें तो देखिए यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ओके बच्चों, कोशिका केंद्रक में कौन पाया जाता है, तो कोशिका केंद्रक में आपका डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अगर वही बात करें हम लोग आरएनए की, तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यानी कि यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कौन बच्चों, तो आरएनए आपका। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, जो सेकेंड पॉइंट है वो होगा इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। ओके बच्चों, यानी जो डीएनए होता है ना उसकी संरचना कैसी होती है, तो द्विकुंडलित होती है। और वहीं पर अगर बात करें हम लोग आरएनए की, तो इसकी संरचना एक कुंडली होती है। कैसी होती है बच्चों, तो एक कुंडली होती है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए तीसरा पॉइंट, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा साइमिन क्षारक पाए जाते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है तो बच्चों इसमें आपका एडेनिन, यानी कि हम बात करें तो एडेनिन का, आपका गुआनिन का, और आपका बच्चों साइटोसिन और आपका यहाँ पर थाइमिन, यानी कि चारों क्षारक पाए जाते हैं। ओके, यानी कि डीएनए में अगर हम बात करें बच्चों यहीं पर अगर कि देखिए आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में यानी इसमें एडेनिन, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन और क्या बच्चों आपका साइटोसिन तथा यूरेसिल पाया जाता है। क्या बच्चों, यूरेसिल पाए जाते हैं। ओके, यानी ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें यानी आरएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। लेकिन देखिए इसमें भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन पाया जाता है। लेकिन बच्चों देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो आपका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तीनों आपके कॉमन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कौन सा है, देखिए थाइमिन, यानी कि थाइमिन केवल पाया जाता है आपका डीएनए में और यूरेसिल पाया जाता है आपका आरएनए में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए चौथा पॉइंट देख लेंगे, बात करें यहाँ पर, तो इसका पूरा नाम यानी कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सी
राइबोज, ठीक है, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, तो ये डीएनए का फुल नेम है। हम यही बात करें अगर हम लोग आरएनए की, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों, ठीक है ना, इसका पूरा नाम। तो डीएनए में पाया जाता है आपका यूरेसिल। क्या पाया जाता है बच्चों, तो डीएनए में आपका यूरेसिल पाया जाता है। अगर ही बात करें हम लोग आरएनए में, तो इसमें आपका थाइमिन, सॉरी बच्चे देखिए, यानी कि डीएनए में बात करें, ठीक है, ये देख लो बच्चों, पांचवा पॉइंट देखें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यानी कि हम लोग डीएनए में बात करें तो डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं पाया जाता है। और वहीं अगर बात करें बच्चों हम लोग अगर पांचवा पॉइंट अगर आरएनए में, तो इसमें थाइमिन, यानी कि हम बात करें थाइमिन नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये बच्चों हम लोग का डीएनए आरएनए में अंतर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रश्न को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो प्रश्न आपका है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, देख लीजिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपके पास ला चुके हैं। देखिए जो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा आपसे डीएनए का द्विगुणन कह सकता है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बोर्ड एग्जाम में कई सालों पूछा गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आने का 100% चांस है, इससे आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियां, ठीक है। चलिए देखिए हमारे यहाँ पे हेडिंग लिया आपका डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से आप समझते हम लोग हैं कि देखिए यहाँ पर क्या आपका डीएनए है, ठीक है ना। डीएनए प्रतिकरण क्रिया में पैतृक यानी कि हम बात करें माता पिताओं का, डीएनए का एकल रज्जुक यानी इसको हम सिंगल स्टैंड कहते हैं, एवं नव संश्लेषित एकल रज्जुक के मध्य नाइट्रोजन क्षारकों का आदान प्रदान होता है। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो डीएनए प्रतिकरण में क्रिया में क्या होता है, तो जो पैतृक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, ठीक है, उनके डीएनए का और एकल रज्जुक एवं नव संश्लेषित एकल रज्जुक के मध्य क्या किया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन क्षारकों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसे डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति कहते हैं। ओके, कितना आसान था आपका। अगर थोड़ा देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिकृति को प्रदर्शित करने के लिए सन 1958 में यानी 1958 में मेसेल्सन एवं स्टॉहल ने ई कोलाई जीवाणु में अमोनिया, ठीक है बच्चों, किसमें, तो ई कोलाई जीवाणु में अमोनियम क्लोराइड समस्थानिक का प्रयोग करते हुए अपना मत प्रस्तुत किया। ओके, देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर जो मेसेल्सन है और कौन है, स्टॉहल ने, इस दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया था, सन 1958 में ई कोलाई जीवाणु में अमोनियम क्लोराइड समस्थानिक का प्रयोग करते हुए अपने मत को प्रस्तुत किया, यानी अपने बातों को रखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके प्रयोगों को बच्चों, ठीक है। देखिए इनका प्रयोग देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। देखिए बच्चों इनके प्रयोगों में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं आपको डीएनए यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा डीएनए आपका है, ठीक है। तो डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, ई कोलाई जीवाणु में इसको डालेंगे, तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम में देखिए यहाँ पर जो डीएनए देखो जी, दो यहाँ पर स्टैंड में टूट जाएगा, यानी कि अब N15 और N15 इन्हीं को थोड़ा देखने वाले हैं, ठीक है ना। आइए थोड़ा समझते हैं, पहले फिगर थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद समझा रहे हैं आपको। यहाँ प्रयोग पूरा बच्चों, प्रयोग में पहले समझेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे फिगर पर। देखिए यहाँ प्रयोग में सबसे पहले क्या देखेंगे, सर्वप्रथम मेसेल्सन एवं स्टॉहल ने अमोनियम क्लोराइड के दो समस्थानिक लिए। क्या किए बच्चों, अमोनियम क्लोराइड के दो समस्थानिक लिए थे। देखिए पहला कौन सा लिए थे, तो 15N यानी कि 15 नाइट्रोजन यानी 15N, और दूसरा कौन सा लिए थे, तो 14N, ठीक है, दो समस्थानिक लिए थे। और देखिए ध्यान से बच्चों, 15N की बात करें तो इस समस्थानिक का घनत्व अधिक होता है, यानी कि 15N जो होता है ना, इस समस्थानिक का घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए जो 14N होता है बच्चों, इस समस्थानिक का घनत्व बहुत ही कम होता है। कैसा होता है, कम होता है, ठीक है। आगे थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, देखिए इस प्रयोग में सर्वप्रथम मेसेल्सन ने ई कोलाई जीवाणु को 20 मिनट तक अमोनियम क्लोराइड के 15N समस्थानिक में रखा। ओके बच्चों, क्या किया, सबसे पहले मेसेल्सन ने ई कोलाई जीवाणु को
20 मिनट तक अमोनियम क्लोराइड के 15 समस्थानिक में रखा। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही आपका देखिए ये ई कोलाई जीवाणु है, ठीक है ना। इसी में क्या किए थे, N15 को क्या किए थे, इसमें 20 मिनट तक इसको रखे थे इन्होंने, ठीक है, इन्हें 20 मिनट तक इसको रखे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके डीएनए क्या हुए, आपके देखिए यहाँ पर 2 स्टैंड प्राप्त हुए थे, N15 20 मिनट तक रखे थे, तो ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ 20 मिनट, देखिए यहाँ 20 मिनट हो गया ना, रखेंगे इसमें अंदर। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग हैं, देखिए तो जिसमें अगर बात करें, जिसमें ई कोलाई जीवाणु के डीएनए के दोनों रज्जुक 15 समस्थानिक प्राप्त हुए। ओके बच्चों, यानी कि देखिए ध्यान से यहाँ पर जब ई कोलाई जीवाणु में बच्चे रखे थे तो क्या हुआ, जब देखो दोनों ही डीएनए कैसे प्राप्त हुए थे, तो N15 प्राप्त हुए थे दोनों आपके, ठीक है। आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद 15 युक्त ई कोलाई जीवाणु को 14 युक्त अमोनियम क्लोराइड के विलयन में मिला दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तो 15 युक्त ई कोलाई जीवाणु को 14 युक्त अमोनियम क्लोराइड के विलयन में मिला दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पर हैं। अब प्राप्त नवीन जीवाणुओं का, ठीक है, सीजियम क्लोराइड अपकेंद्रण तकनीक से डीएनए रज्जुकों का अध्ययन किया। ओके बच्चों, इन्होंने क्या किया था, देखिए तो जो प्राप्त नवीन जो जीवाणु थे ना, उनका क्या किया था, सीजियम क्लोराइड अपकेंद्रण तकनीक से डीएनए रज्जुक, यानी जो डीएनए का जो स्टैंड था उनका इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है, डीएनए स्टैंड का अध्ययन किया था। आगे देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, जिसमें एक रज्जुक 14 एवं दूसरा रज्जुक कैसे था आपका 15 युक्त था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने जब अध्ययन किया तो देखिए यहाँ 20 मिनट के बाद जब इन्होंने देखा, देखिए यहाँ पर 2 स्टैंड यहाँ पर अलग अलग प्राप्त हुए थे। देखिए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर देखिए आपका यहाँ एक 15 प्राप्त हुआ है, ठीक है, और देखिए यहाँ पर 14 प्राप्त हुआ है, यहाँ भी N15 और N14, यानी कि दोनों ही आपके यहाँ पर रज्जुक प्राप्त हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए और देखिए ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसको अब क्या करेंगे उन्होंने, अब इनको क्या करेंगे, वो 40 मिनट के बाद इसको निकालेंगे, मतलब 40 मिनट तक इसको डुबोएंगे अब, ठीक है ना, ई कोलाई जीवाणु में। आगे देखो, थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है 40 मिनट बाद इन जीवाणुओं की दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करने पर 14 युक्त रज्जुकों की अधिक मात्रा प्राप्त हुई। ओके बच्चों, यानी क्या किया उन्होंने कि 20 मिनट बाद उन्होंने देखा तो इन जीवाणुओं की दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करने पर देखा तो 14 युक्त रज्जुकों की अधिक मात्रा प्राप्त हुई, यानी कि मैक्सिमम मात्रा प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर जब इन्होंने 40 मिनट के बाद इन्होंने देखा तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अब N14 जो आपको N14 जो है ना, देखिए अधिक मात्रा में प्राप्त हुए, शुद्ध मात्रा में प्राप्त हुए। लेकिन जो आपका यहाँ पर N15 जो है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका ये क्या आपका है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका N15 आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, N15, यानी यहाँ भी आपका N15, ठीक है, इसमें आपका N14 भी है, क्या है बच्चों आपका N14 भी है, इसमें भी क्या आपका है, इसमें भी आपका N14 है, यानी कि इन्हें हम जब N14 और N15 दोनों मिलते हैं इसे बोलते हैं हाइब्रिड, इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। यहाँ भी देखिए N15 और N14 भी यहाँ पर भी थे, इन्हें बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। और देखिए शुद्ध मात्रा में बच्चों यहाँ देखिए N14 प्राप्त हुआ, दोनों कैसे प्राप्त हुए, शुद्ध मात्रा में N14, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, देखिए यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 50% हाइब्रिड N14-15 प्राप्त हुए थे और 50% शुद्ध मात्रा में क्या हुए थे 50% लाइट N14 प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये प्रयोग उन्होंने किया था। और देखिए ध्यान से यार बच्चों, इस प्रयोग के आधार पर, ठीक है, इस प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध होता है कि डीएनए अर्ध संरक्षी प्रतिकृति प्रदर्शित करता है, ठीक है बच्चों। इस आधार से क्या होता है कि ये सिद्ध हो गया कि जो डीएनए है वो क्या करता है, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा 4 क्वेश्चन कह रहा है आपका डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दीजिए, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा एग्जाम में, या तो आपसे कह सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा और ये भी आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है,
ठीक है बच्चों, चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेडिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, या इसी को हम लोग कहते हैं अंगुली छापी। ओके बच्चों, अंगुली जो होता है ना हम लोग का, देखिए फिंगरप्रिंटिंग होता है जो हम फिंगर लगाते हैं अपना आधार कार्ड पर, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अंगुली छापी, इसके बारे में बच्चों पढ़ना हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लिखना है इसके बारे में, किसी खोज किसने किया था और किसे इसने बताया था, इसका प्रयोग कैसे कैसे हुआ था, इस पर कुछ बताना। ठीक है, चलिए हेडिंग हो गया, देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसका नाम की बात करें हम लोग तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का देखिए कितना नाम हो गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को गोली छापी भी कहते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं और आनुवंशिकी फिंगर प्रिंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इस नाम से जानते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखिए इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। ओके बच्चों, क्या की जाती है? तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, तो व्यक्ति की डीएनए के आधार पर, किसी बच्चों डीएनए के आधार पर उस व्यक्ति की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। ठीक है, चलिए गुड। आगे थोड़ा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था। ओके बच्चों, यानी कि इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने दिया था सबसे पहले, तो एलेक जेफरी ने सन 1984 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान, यानी कि सभी प्राणियों में यानी सभी जीवों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों लिख सकते हैं आप में, अलग अलग होता है। ओके बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारे में, आप में, यानी कि आपके दोस्तों में, हमारे दोस्तों में, सभी में क्या होता है, तो देखिए 99.9% भाग समान होता है, सेम ही होता है। लेकिन अगर बात करें कितना डिफरेंट होता है बच्चों, तो 0.1% ये भाग अलग अलग होता है। यानी कि हमारे में भी आप में भी 0.1% बस भाग अलग है डीएनए का। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही है 99.9%। ठीक ना, बस 1% 0.1% सेम अलग है आपका। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर आपका डीएनए चित्र बनाए हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर डीएनए बना दिए हैं और देखिए डीएनए का यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि 99.9% भाग ये क्या होता है, सब व्यक्तियों में समान होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुल्क। क्या बोलते हैं बच्चों? बुल्क कहेंगे, या इसको बल्क भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए के भाग, यानी कि 0.1% भाग ये सभी प्राणियों में यानी सभी जीवों में अलग अलग होता है, जिसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जो 0.1% जो भाग डीएनए का है। ठीक है, और देखिए इसकी हम बात करें तो ये दो भागों में बढ़ सकता है आपका। पहला आपका है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ओके बच्चों, पहला क्या आपका है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, और दूसरा आपका है मिनी सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, अगर हम बात करें तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कितना होता है, तो 2 से लेकर 6 बेस पेयर तक होता है। ठीक है, वही बात करें हम लोग यहाँ पर मिनी सैटेलाइट डीएनए की, तो यह 100 बेस पेयर होता है। ओके बच्चों, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग यहाँ पर हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण 2 व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। ओके बच्चों, यानी कि हम बात करें, अगर हम ध्यान से अगर देखें आप लोग, तो इन्हीं की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना, यानी कि जो हम देख रहे हैं आप लोग, मान लीजिए कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए आपका, फिर मिनी सैटेलाइट डीएनए आपका, तो इन्हीं की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, 2 व्यक्तियों के डीएनए में तुलना की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल, वीर्य, जिसे हम कह सकते हैं से डीएनए लेते हैं। यानी कि हम लोग बात करें बच्चों तो रेजर, दंत ब्रश, इनसे क्या करते हैं हम लोग, है तो इनसे हम लोग रुधिर को प्राप्त करते हैं, लार को प्राप्त करते हैं, बाल को प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कहीं कोई घटना घट गई, मान लीजिए कि मान लीजिए कोई घटना घटी, कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ब्लड गिरा है, तो ब्लड को क्या करते हैं सब, देखिए यहाँ पर रेजर से, दंत ब्रश से उन्हें प्राप्त वहाँ पर करते हैं, उस घटना से उस ब्लड को ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो इससे डीएनए ले लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए ले लेते हैं, यानी कि उस घटना पर जो भी 2 व्यक्ति मान लीजिए हैं, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों का डीएनए ले लिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो टक्कर मारा है और जिसमें टक्कर लगी है, दोनों का डीएनए ले लिया जाता है, तथा दोनों के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के अनुक्रम की
समानता के आधार पर उन दोनों व्यक्तियों की समानता या असमानता देखते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों व्यक्तियों के क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड अणुओं के अनुक्रम के समानता के आधार पर क्या करते हैं, तो दोनों व्यक्तियों की समानता या असमानता देखते हैं। तो बच्चों इसमें मेन कौन आपका है, न्यूक्लियोटाइड अणुओं के अनुक्रम के आधार पर। ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग की, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर, यह पैतृक यानी पैतृक मतलब माता पिता परीक्षण में सहायक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये मेरे पिता हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो सिंपल सी बात है, मैं हूँ, मेरे पिता का डीएनए तो मैच कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यह पैतृक यानी माता पिता की परीक्षण में भी सहायक है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पर सेकेंड देख लीजिए यहाँ पर, सेकेंड आपका है, यह गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या व अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण करने में भी सहायक है। ओके बच्चों, जैसे मान लीजिए कि जैसे जो रेप होता है, ठीक है ना, रेप हो रहा है मान लीजिए, तो कोई जैसे कि गैर कानूनी कोई यौन संबंध कोई बना रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको मतलब कि उसके यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सहायता से क्या किया जाता है, जांच कर दिया जाता है कि हाँ ये अपराधी है कि अपराधी नहीं है। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट क्या आपका यहाँ पर है कि यह विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतुओं के संरक्षण में सहायक है। ओके बच्चों, यानी कि जो विलुप्तता के यानी कि ऐसे जो जीव जंतु जो एकदम खत्म यानी कि एकदम पृथ्वी से पूरा नष्ट होने के कगार पे हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उनके लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी यानी उनके बचाव में भी यह सहायक है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका ये चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे पांचवें प्रश्न को। और मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 100% बच्चों आता है आपका। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए पांचवा प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडली डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, यानी कि जो वाटसन है वैज्ञानिक और क्रिक, इन दोनों के द्वारा जो द्विकुंडली डीएनए की संरचना प्रस्तुत की गई है, उनका हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, चलिए वर्णन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर, और आंसर में सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे कि डीएनए के दोहरे कुंडलीकार मॉडल को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 1953 में वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ओके बच्चों, यानी कि डीएनए के जो दोहरे जो कुंडलीकार मॉडल है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्न है। ठीक है बच्चों, यानी क्या है बच्चों, तो यानी कि इस मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। जैसे पहला लक्षण देख लीजिए, फर्स्ट आपका, प्रत्येक डीएनए अणु 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बना होता है। ओके बच्चों, यानी कि जो प्रत्येक जो डीएनए अणु होते हैं ना, वह 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बने होते हैं। ओके बच्चों, जैसे बताया ये बात आपको, देखिए यहाँ पर वो 3 प्रमुख घटक कौन कौन से, देखिए पहला घटक हम बात करें यहाँ पर, पहला घटक आपका यहाँ पर शो कर रहा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये पहला घटक हो गया आपका। सेकंड देख लीजिए फास्फेट समूह। तीसरा देख लीजिए यहाँ पर सी आपका नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, नाइट्रोजन क्षार में कौन कौन आ जाता है आपका, तो ये आपका आ जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन बच्चे। ठीक है, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर 3 घटक हैं जो डीएनए में मिलकर बने हैं। कौन कौन सा आपका, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फेट समूह और तीसरा आपका है नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है बच्चों, तीनों आपके डीएनए में पाए जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, आप दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है आपका, डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ओके बच्चों, जो डीएनए का जो प्रत्येक अणु है ना, वह क्या होता है बच्चों, तो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, जिनका व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए डीएनए की संरचना आपकी है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर यह डीएनए की संरचना है बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए नीचे तक पूरा।
ठीक है, ये डीएनए की संरचना है। और देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है आपका, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है आपका, ठीक है बच्चों। तो यानी दोनों आपके क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं आपके। और दोनों देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो व्यास है, इन दोनों की जो चौड़ाई है कितना है बच्चों, तो 20 एंगस्ट्रॉन है। ओके, इसी की बात हम लोग कर रहे थे अभी यहीं पर कि डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। यही आपके दोनों आपके न्यूक्लियोटाइड थे, ठीक ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड थे। अब देखिए बच्चों ध्यान से नीचे थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े होते हैं। ओके बच्चों, दोनों नाइट्रोजन क्षार द्वारा जुड़े। देखिए यहाँ पर दिया था आपका ना, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन और यहाँ पर साइट थाइमिन। देखिए बच्चों यहाँ पर सब यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे एडेनिन आपका, यहाँ पर थाइमिन है। देखिए दोनों यहाँ पे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, यानी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर देखिए एडेनिन थाइमिन, यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए ग्वानिन आपका, यहाँ पर साइटोसिन है। यानी कि दोनों ही न्यूक्लियोटाइड कैसे हैं बच्चों, देखिए नाइट्रोजन क्षार से जुड़े हुए हैं। यानी ग्वानिन साइटोसिन ये सब क्या है, नाइट्रोजन क्षार है, इन्हीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पर, जिसमें एडेनिन थाइमिन से, यानी एडेनिन जो है थाइमिन से हाइड्रोजन के द्विबंध तथा ग्वानिन और साइटोसिन से हाइड्रोजन बंध के त्रिबंध से जुड़ा होता है। ओके बच्चे, कहना चाह रहा है आपका ना, देखिए यहाँ पर ये ए से क्या है, एडेनिन है, टी से क्या आपका थाइमिन है। तो जो एडेनिन थाइमिन है ना, वो देखिए आपके हाइड्रोजन बंध के कुछ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यानी कि हम बात करें यहाँ पर तो ए और टी, ये डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं। और देखिए यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन ये बच्चे आपके हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। यही कहना चाह रहा था आपका। आगे देखिए बच्चों पांचवा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर डीएनए में पिरिमिडीन तथा प्यूरिन का अनुपात कितना होता है बच्चों, तो 1:1 होता है। यानी कि डीएनए में जो पिरिमिडीन का अनुपात होता है, पिरिमिडीन और प्यूरिन का अनुपात 1:1 होता है बच्चों, ठीक है। देख लीजिए हम लोग यहाँ पर जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पर क्या कह रहा है, डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि यहाँ से अगर काउंट करेंगे आप लोग पूरे यहाँ तक आप लोग, तो बच्चों कितना मिलेगा आपको, तो 10 नाइट्रोजन क्षार मिलेगा। इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच का पूरा भाग कितना होता है, बीच की दूरी कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ओके बच्चों, यानी कि 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉन होती है। अगर हम बात करें बच्चों यहीं पर अगर देखिए 1 और 2, यानी कि 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, यानी 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, ठीक है। और 10 की पूछेगा तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए खास बात यहाँ पर कुछ और बता दें, यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, यानी इसको लघु खांच बोलते हैं, इसकी कितनी दूरी होती है, तो 6 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ से लेके पूरा आपका यहाँ तक अगर बात करें हम लोग बच्चों, तो ये दीर्घ खांच होता है, यानी कि बड़ा खांच होता है आपका। इसकी पूरी दूरी कितनी होती है, तो 12 एंगस्ट्रॉन होती है बच्चों। कितनी होती है, 12 एंगस्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका देखिए, यानी कि क्रिक और मॉर्सन द्वारा जो द्विकुंडित डीएनए संरचना दी गई थी, यहाँ पर आपका ये समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जल्द से जल्द आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।